चलो देखो, मैं कराना शुरू करता हूँ। क्लास 10th का मैथ बैठ गए तो देखो, तो क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का क्या नाम है? देखो क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो देखो, पहला ना आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, सारी गिनती अनंत तक, ठीक है, नॉट डिफाइन तक। नंबर 2 होता है पूर्ण संख्या, इसे होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4, तो यानी 0 के बाद सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। ऐसे एक नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा, इसके दाईं तरफ सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं यानी पॉजिटिव, और इसके दाईं और बाईं ओर इस तरफ सारी संख्याएं ना नेगेटिव होती हैं। तो इधर वाले को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और इधर वाला होता है सारा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक, बट्टे उट्टे में, दशमलव में, रूट में, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, पूरी संख्या होनी चाहिए। तो 0 ये सारी पूरी पूर्ण संख्या है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, यानी हर एक एक के बाद एकदम क्रम से बढ़ेंगे घटेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक हो गया ये पूरा संख्या रेखा पे दर्शाई जाने वाली पूर्ण संख्याएं। तो इधर धनात्मक की, इधर ऋणात्मक की याद रखना है। इसमें यह भी याद रखना है कि 0 से जितना दूर जाते हो संख्या बढ़ी जाती है। मान लो 0 से 1 और 2 है, तो बड़ा कौन हुआ? 2, क्योंकि 0 से दूर वाला बड़ा होगा। नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में जो 0 के पास होगा वो बड़ा होगा। तो -2 और -1 में -1 बड़ा होगा, क्योंकि वो 0 के नज़दीक है, सही है। तो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि -2 बड़ा है कि -1, तो -1 बड़ा होता है क्योंकि वो 0 के नज़दीक है। तो माना गया है कि इधर की ओर जाने पे संख्याएं बड़ी होती हैं और इधर की ओर जाने पे छोटी होती हैं, ठीक है। तो इधर 0 से जितना इधर जाओगे वो संख्या छोटी जाएगी। नंबर 4, अब आपको आना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं ना जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं शुरू होती है 2 से, 2 3 5 7 11 13, ये सारी होती हैं। इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे ये 2 है, मान लो हमें 2 को डिवाइड करना है, तो कौन से 2 पहाड़े हैं जो डिवाइड होगा? तो एक तो 1 से होगा और एक खुद के टेबल से होगा 2 से। ऐसी ये 3 है, 3 किससे डिवाइड होगा? 1 के टेबल से या खुद के 3 के टेबल से। ऐसी संख्याएं जो खुद के टेबल से डिविजिबल हों या 1 के टेबल से डिविजिबल हों, तो उसको कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद आपको सम संख्या पता होनी चाहिए। सम संख्या होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो जिसके इकाइक अंक 2 4 6 8 और 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9। तो ये सब इकाइक अंक अगर 1 3 5 7 9 होता है तो ये 2 से पूरी तरह भाग नहीं होता, दशमलव में भाग होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विषम संख्या। तो इतनी के बाद ना अब आपको आना चाहिए, जैसे एक होता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, और नीचे वाला Q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 2/3 लिख दो, घटा 3/4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो। बटे में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बटे में 0 नहीं लिखना है। मान लो 5/0 लिख दिया तो नॉट डिफाइन होता है, ये परिमेय संख्या नहीं मानी गई है। तो ऐसी कोई भी संख्याएं जो P/Q के रूप में जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, चाहे प्लस का लिखें चाहे माइनस का लिखें, लेकिन ना नीचे 0 ना लिखें, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्याएं कहा गया है, इसको छोड़कर। 8वां होता है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे √2 √3, माना गया है इनको बटे के रूप में नहीं लिख पाए हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख पाए हैं। ऐसी पाई, ऐसी 0.10, फिर 1 लिख के 2 0, 1 लिख के 3 0, जो लगातार ऐसे ऐसे बढ़ रही हैं वो भी अपरिमेय संख्याएं मानी गई हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है, आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये जो परिमेय और अपरिमेय है, इन्हीं दोनों को मिलाकर कहा गया है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी हुई, यानी रियल नंबर कौन सी हुई, तो वही रेशनल और रिलेशनल। यानी ये जो संख्या रेखा होती है, इस पे इस तरफ मैंने भी बताया था धनात्मक होती हैं, इस तरफ ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पे लगभग सारी संख्याएं हैं, हम सारी संख्याओं को शो कर सकते हैं, 1 2 3 इधर सारी हम ना ये सारी शो करते हैं। पाकर संख्या देखो 1 से शुरू, पूर्ण संख्या 0 से शुरू, पूर्णांक भी इसी पे, सम भी इसी पे, विषम भी इसी पे, अब प्राइम नंबर भी इसी पे, बटे वाले भी इधर ही मिल जाएंगे, और जो अपरिमेय होते हैं ये भी यहीं पे मिल जाएंगे। तो सारी संख्याएं जो इस संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं हम शो कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी कहलाती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो लगभग समझ लो सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद ना हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में पहली चीज़ पढ़ाई गई है तो जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं इसको। इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं r और q विद्यमान हैं कि a बराबर BQ प्लस R है, और तथा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा और लेस देन इक्वल टू B है। अब ये समझना है कि ये इसमें मैंने भी लिखा क्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, तुम्हें ना 2 धनात्मक पूर्णांक दे देगा, और उसके अंदर तुम्हें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ना 2 संख्याओं का HCF निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करना है। देखो, मान लो मैंने ना कोई संख्या लिख ली, जैसे मान लो 11 है, मैंने तुम्हें दे दिया। चलो बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। बुक में क्वेश्चन है 455 और 42 का HCF ज्ञात करो। 455 तथा 42 का HCF ज्ञात करो। तो अब तक छोटी कक्षाओं में जैसे HCF निकालते थे वैसे वाला नहीं है ये 10th क्लास में ना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर ना हम ना इसको भाग देना शुरू करते हैं। हम ना जैसे ये जो इनमें से कोई बड़ी संख्या होगी ना, छोटी वाली से बड़ी वाली को भाग देंगे। तो ध्यान से देखना, हम ना छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे। बड़ी वाली संख्या को a मान लेंगे। तो माना a बराबर 455 और b बराबर में 42 है। ये दोनों धनात्मक पूर्णांक है, देख लो प्लस में है। अब ना तुम्हें इससे भाग देना होगा पूरा। तो 42 एकम 42, इधर से हासिल लेंगे तो 0 बार में आ जाएगा 0, तो यानी 35 शेषफल आ रहा है ना। देखो 42 धाम 420 भी कर सकते थे, तो 42 से कम 42, फिर 5 में से 2 गया 3, 4 में 4 गया 0, 35 आया। अब 42 के पाड़ में 35 तो आता नहीं है, तो हम 0 लगा के 0 ही घटाएंगे, तो 35 ही शेषफल आ गया। अब ना यहाँ से दोबारा एक भाग शुरू हो जाएगा। ये 42 अब अंदर लेकर 35 से कम 35 हमने भाग दिया, तो पाया क्या आया 7, मतलब शेषफल 7। अब फिर दोबारा शेषफल जो आ जाएगा ना, उससे दोबारा इसको भाग देंगे, जिससे हम पहले भाग दे रहे थे 35 से। फिर 7 बचे 35, ये घटाया हमने, तो ये अब 0 आ गया। तो जब ना इसे भाग देने पे 0 आ जाए, और जिस पहाड़े से वो 0 आया होगा, ये वाला जो पहाड़ा है, यानी ये जो 7 है, यही आपका क्या है HCF। इसी बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो ये आपका आ गया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 आ गया। ठीक है, नहीं तो तुम छोटी कक्षा में क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते थे, उसमें कॉमन ढूंढते थे, तो वो वाले से भी निकल जाता है। लेकिन अब तुम्हें इस वाले मेथड को सीखना है, क्योंकि इसी से बना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें यह बताया गया है
जैसे ये अंदर वाला है ना, अंदर वाला, तो अंदर वाला होता है भाज्य, और जिससे भाग दे रहे थे होता है भाजक। ये अंदर वाला होता है भाज्य, जो कि मैंने लिखा था 455। किससे भाग दे रहा था? 42 से भाग दे रहा था, तो वो था भाजक। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल। तो भागफल कौन था? ये जो 10 आया था भागफल, और शेषफल क्या आया था? 35 आया था। तो आप यहाँ 35 लिख दो, सही है। तो इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, इसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर या रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी को इन्होंने यूक्लिड ने ये वाला सूत्र दिया, देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान से देखा जाए तो a क्या है? यही है, भाज्य। तो a बराबर b की जगह ये लिखा है भाजक गुना भागफल, भागफल देखो q है, और प्लस r यानी शेषफल है, रिमाइंडर, सही है। और यहाँ पे एक शर्त लिखी थी ना कि r जो शेषफल होता है वो ना b से तो छोटा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ जो ये शेषफल होता है, ये जो शेषफल है r, ये जो जिससे भाग दे रहे थे ना 42, इससे ना छोटा आएगा। देखो 35 इससे छोटा था जब ही तो आया, तो यानी जो 0 से बड़ा होगा r और लेकिन b से छोटा होगा। तो ये वाली शर्त जो है आपको याद करनी है, ठीक है, कंडीशन बोलते हैं शर्त। तो यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी मैंने इसको भाग दिया था, तो फिर दोबारा 42 को लेकर फिर 35 से भाग दिया था, तो 35 से कम 35 पड़ा था और 7 शेषफल आया था। फिर दोबारा मैंने 35 को बाहर लिया था अंदर, मतलब फिर 7 से पाड़ा पड़ा था, 7 × 5 = 35 और शेषफल 0 आया था। तो जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो यही HCF आपका क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। तो ये निकालना हमें पहले एक्सरसाइज में सीखना है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में हमने देखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, इस तकनीक का प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब देखो मैं अगला कराता हूँ, इसको मिटा देता हूँ।